Hello friends, how are you? I hope that you all are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, आज की इस धमाकेदार दमदार वीडियो को धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए। पेन कॉपी साथ में रखिए क्योंकि साथियों टॉप 25 जीके के क्वेश्चन हैं और एक एक प्रश्न दमदार हैं। और साथियों यदि आप ऐसी ही वीडियोज़ को देखते हैं तो साथियों आपको सरकारी नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो साथियों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ वीडियो में कितना दम है, कितनी जान है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर रुद्रदामन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन। और साथियों रुद्रदामन का ये जो शिलालेख है यह गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में भी कहाँ? गिरनार पर्वत पर। कहाँ साथियों? याद रखिएगा, गिरनार पर्वत पर, गुजरात में। और यह याद रखिएगा, यह रुद्रदामन का संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रुद्रदामन का यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। और यह शिलालेख शक संवत 72 का है। शक संवत 72 कह लीजिए या फिर 150 या फिर 151 ईस्वी कह लीजिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और क्वेश्चन भी उतना ही दमदार है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक एक प्रश्न आपको वाकई गजब का मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था किसको? ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था? समिति के सभापति को, समिति के उपसभापति को, ग्राम पंचायत सदस्य को या फिर ग्राम सभापति को? साथियों यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप मेरे साथ साथ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समिति के सभापति को। जो समिति का सभापति होता था साथियों ऋग्वेद काल में, उसी को ईशान के नाम से संबोधित किया जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? गुवाहाटी, हैदराबाद, जौनपुर या फिर कानपुर? फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर सी जौनपुर सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स आप 100% राइट हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। और साथियों हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इसका आंसर ये है, साथियों हम उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं ताकि आपके याद रहे वो भी साथ साथ बताएंगे। अब साथियों पूर्व का सिराज इसको क्यों कहते थे यह भी याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1401 से 1440 ईस्वी के दौरान यहाँ पर इब्राहिम शाह सरकी का नाम आपने सुना होगा। इब्राहिम शाह सरकी उनका शासन था। और फ्रेंड्स उसने खुद को सिराज हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? सिराज हिंद की उपाधि दी थी। और यहाँ बहुत सी मस्जिदों का, मदरसों का उन्होंने निर्माण भी कराया था, जिनमें से एक प्रसिद्ध का नाम आपने सुना होगा, अटाला मस्जिद। साथियों जौनपुर की अटाला मस्जिद वो यहीं स्थित है। वो किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी। और साथियों इसीलिए सरकी शासकों के अधीन यहाँ पर हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण, जितने भी सांस्कृतिक उत्थान यहाँ पर उन्होंने किए, उसी के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? पारसी, महायान, सनातन या फिर हीनयान? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। और महायान और हीनयान आप सभी जानते होंगे कि ये दो जो शाखाएं हैं ये किस धर्म की शाखाएं हैं? बताइए साथियों, यदि आप जानते हैं तो उसका कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथियों ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। और हीनयान किसको कहते हैं? हीनयान के जो शब्द है, इस शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है। हीनयान मीन्स जो अपने को निम्न वर्ग से संबंधित समझते थे उनको हीनयान कहा जाता था, या अपने आप को हीन समझते थे। और जो महायान होते थे साथियों वह अपने आप को उच्च वर्ग का मानते थे। उच्च वर्ग का कौन मानते थे? महायान। और निम्न वर्ग का हीनयान। साथियों ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वे परिवर्तन अथवा सुधार के कट्टर विरोधी थे। कहने का मतलब है जो हीनयान थे, निम्न वर्ग के लोग थे, वे नहीं चाहते थे कि कोई भी परिवर्तन हो या फिर कोई भी धर्म में सुधार हो। लेकिन सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी अपने आप को मानते थे साथियों? ये मानते थे महायान। ऑप्शन नंबर बी, महायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? आर्य, वर्धमान, सिद्धार्थ, कापालिक? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का मौलिक नाम, अर्थात मौलिक से तात्पर्य है उनका बचपन का नाम, उनका जो मूल नाम था वो था सिद्धार्थ। चलिए साथियों नेक्स्ट। साथियों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल में दिखाने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियो की मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहलोल लोदी, मुबारक शाह,
फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से नहर प्रणाली का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सत्यनारायण मिश्र, देशबंधु चित्तरंजन दास, गोपाल हरि देशमुख या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, देशबंधु चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को, महादेव गोविंद रानड़े को या फिर बाल ठाकरे को? तो फ्रेंड्स ऑप्शन भी चारों खतरनाक है और क्वेश्चन भी बिल्कुल खतरनाक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिना ताज का बादशाह निम्न में से किसे कहा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? फ्रेंड्स अभी तक आपने सभी प्रश्नों को देखा होगा, एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके काम का ना हो, क्योंकि साथियों हम आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, यदि आपको सफलता हासिल करनी है, सरकारी नौकरी पानी है, तो फ्रेंड्स आप बेफजूल की वीडियोज़ को देख करके जो कंटेंट पेपर में कहीं से कहीं तक आएगा ही नहीं, आप उसको पढ़ करके अपना समय बर्बाद क्यों करते हैं? साथियों मैं मानता हूँ आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, आपको आनंद आएगा, लेकिन साथियों वो कंटेंट आपके काम नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कंटेंट वो देखिए जो आपके काम आए। यदि हमारी वीडियो का कंटेंट आपको समझ में ना आए या फिर आपको काम आने लायक ना लगे, तो साथियों हमारी वीडियोज़ को देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको कंटेंट दमदार लगे तो साथियों वीडियो को एक नहीं कई कई बार रिपीट करके देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता था वो सुनिए साथियों। इन्होंने बंगाल विभाजन आप जानते हैं सन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन का इन्होंने घोर विरोध किया था, डटकर इन्होंने उसका विरोध किया था। और विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ज़बरदस्त धुआं करने वाला एक आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के एक निर्विवाद नेता मान लिए गए थे। और 1911 में, कब? 1911 में, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। साथियों बंगाल विभाजन किया कब गया था? 1905 में, और रद्द किया गया था 1911 में, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इसी जीत के कारण इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाने लगा था। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पारित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक? याद रखिएगा महात्मा गांधी इसमें नहीं है इस ऑप्शन में। तो इन चारों में से कौन हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब की बात है? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस में जो है अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भारत के प्रथम एवं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? साथियों ये लगभग किसी भी वर्ष कोई ही परीक्षा ऐसी होती होगी जिसमें क्वेश्चन ना आता हो, ये क्वेश्चन ना बनता हो। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का काला कानून किसे कहा जाता था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट को, प्रस्ताव को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट को ही कहा जाता था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि साथियों इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुचलने के लिए ही बनाया था। और इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि अदालत में बिना कोई मुकदमा चलाए, साथियों बिना कोई मुकदमा चलाए किसी को भी जब चाहे जेल में डाल सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, और जेल में जब चाहे अपनी मर्जी से तब तक बंद कर सकती थी। इसलिए साथियों इसे काला कानून कहा गया था। और ये कब पास किया गया था? ये 26 जनवरी 1919 को। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कब? 26 जनवरी 1919 को यह
काला कानून, जिसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं, वह पास किया गया था। सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिए साथियों, थम्स अप दिखा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित की गई थी? कुषाण, राष्ट्रकूट, संगम वंश, मुगल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण शासकों के शासनकाल में ही गांधार शैली विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 जुलाई, 6 अगस्त, 21 जुलाई या फिर 22 अगस्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास सूचकांक जिसे हम HDI कहते हैं, प्रति वर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP। ऑप्शन नंबर सी, UNEP, यूनेप या फिर ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। बताइए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम UNDP कहते हैं, इसके द्वारा ही मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अरेबिका और रोबुस्टा किसकी दो मुख्य प्रजाति हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VIP प्रश्न, कॉफ़ी, चाय, गेहूं या फिर धान। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक लाइक करके कमेंट नहीं किया तो साथियों कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉफ़ी। अरेबिका और रोबुस्टा कॉफ़ी की ही दो मुख्य प्रजाति है और साथियों ये प्रमुख रूप से कर्नाटक और केरल में किस्में उगाई जाती है और विश्व स्तर पर, याद रखिएगा, वर्ल्ड लेवल पर इस किस्म की बहुत ज़्यादा मांग रहती है साथियों। और ये अधिकतर जो है भारत में ही, और भारत में भी कहाँ, कर्नाटक में, और उसके बाद केरल में ये कॉफ़ी की दो किस्में अरेबिका और रोबुस्टा ये उगाई जाती है। साथियों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस छोटे से मैप में पहचान पा रहे होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। और आप देखिए मैप के माध्यम से यह अरुणाचल प्रदेश। साथियों ये ऐसा इकलौता भारतीय राज्य है जिसकी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है और इसकी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो वो कोरोना किंग जिनपिंग वाले देश चाइना के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इससे अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? साथियों पहला क्वेश्चन था कौन सा? पहला क्वेश्चन था कि भारत की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, और ये क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो फ्रेंड्स बताइए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। और साथियों यह है बांग्लादेश, आप यहाँ देखिए बीच में ये बांग्लादेश है और साथियों इसकी सबसे ज़्यादा सीमा बनती है भारत के साथ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? फ्रेंड्स आपको सभी प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। साथियों सिक्किम तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, ये गलत है। मिजोरम भी गलत है, मणिपुर भी गलत है। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब ही इस आंसर में छुपा है, इस ऑप्शन में, तो वो है त्रिपुरा। नाम से ही जाहिर है, त्रिपुरा, तीन ओर से घिरा हुआ। और साथियों त्रिपुरा कहाँ है आप देखिएगा, ये है त्रिपुरा। ये तीनों ओर से, यहाँ पर बांग्लादेश का एरिया है तो ये बांग्लादेश से घिरा है और इसका सिर्फ ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता, इसलिए इसे त्रिपुरा कहते हैं साथियों, जो कि तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का कश्मीर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। साथियों उदयपुर को ही राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। कई बार यहाँ सर्दियों के मौसम में माइनस टेम्परेचर तक चला जाता है, -डिग्री। साथियों पूरे राजस्थान में उतना टेम्परेचर नहीं जाता माइनस में जितना कश्मीर में चला जाता है। कश्मीर में साथियों पानी में बर्फ़ तब जम जाती है। और उदयपुर को क्या और कहते हैं? इसे झीलों का शहर भी कहते हैं, लेक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? उदयपुर को। यहाँ पर झीलें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और फ्रेंड्स यहाँ पर झीलों में सर्दियों के मौसम में ऊपरी परत पर बर्फ़ तब जम जाता है, बर्फ़ जम जाता है साथियों, इसलिए इसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और राजस्थान में एकमात्र जिला ये ऐसा है, एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों एक भी प्रश्न आपको बेफजूल का बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बताइए, पशुओं का, मिट्टी का, पेड़ों का या फिर चट्टानों का? तो साथियों यदि आप पेडोलॉजी से पेड़ों का अध्ययन सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप रॉन्ग हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का। साथियों पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, न कि पेड़ों का। चलिए साथियों, प्रश्न में ऐसे ही फंसाया जाता है, आपको पेडोलॉजी सोचते ही आप पेड़ों का अध्ययन के बारे में सोचने लगेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। उत्तर प्रदेश से भी बहती है, मध्य प्रदेश से भी बहती है और राजस्थान से भी बहती है, और ये बिहार से होकर नहीं बहती है, इसलिए राइट आंसर बिहार हो जाएगा, क्योंकि साथियों पूछा गया है कि किस राज्य से होकर नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों पढ़िए ऐसा जो आपके काम आए, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाए, जो आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन कराने के लिए जो कंटेंट आपके काम आए वो पढ़िए। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि बहुत बार पूछा जाता है, वह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लैंसडाउन हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? आप में से बहुत से लोग यहाँ पर गए भी होंगे। असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। लैंसडाउन हिल स्टेशन कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना जो कि 1876 में लगाया गया था, कब? 1876 में, और जिसे लाल इमली के नाम से खोला गया था, कहाँ पर खोला गया था? सूरत, कानपुर, अहमदाबाद या फिर कोलकाता? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़िए। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? सूरत, कानपुर, अहमदाबाद या फिर कोलकाता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में खोला गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आज का धमाकेदार प्रश्न आपके लिए है, और इतना कठिन प्रश्न बिल्कुल नहीं है। आपने न जाने कितनी बार इस प्रश्न के बारे में सुना होगा। उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में डिटेल से लिखेंगे। साथ ही डिटेल से आप ये भी बताइएगा कि काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है, वो तो बताएंगे ही, साथ आपको ये भी बताना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पर कौन सा जानवर प्रमुखता में पाया जाता है, आप ये भी डिटेल से लिखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। और साथियों यदि आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो तभी लाइक करिएगा साथियों, यदि अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल डिसलाइक करके जाइएगा। और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो प्रश्न के जवाब के साथ साथ आप अपना सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए साथियों मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।